नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसे 21वीं शताब्दी के विज्ञान के रूप में चिन्हित किया गया है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। परमाणु का व्यास 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है और नैनो स्तर जो है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो स्तर पर, ये नैनो स्तर नहीं है, नैनो स्तर पर पदार्थों के गुणधर्म के अध्ययन की शाखा नैनो विज्ञान कहलाती है। नैनो स्तर पर पदार्थों के गुणधर्म के अध्ययन की शाखा नैनो विज्ञान कहलाती है तथा नैनो स्तर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच को बोलते हैं तथा नैनो स्तर पर अणुओं तथा परमाणुओं को व्यवस्थित कर मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद तथा प्रक्रिया के सृजन की प्रौद्योगिकी नैनो प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसके अंतर्गत परमाणुओं तथा अणुओं के विन्यास में परिवर्तन कर एक नया अणु सुपर मॉलिक्यूल या एक नया पदार्थ सुपर मैटर बनाया जाता है। यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का मिला जुला रूप है। नैनो विज्ञान का उद्भव और विकास देख लेते हैं। इसकी अवधारणा 1959 ईस्वी में रिचर्ड फेनीमैन ने दिया था। रिचर्ड फेनीमैन को नैनो विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनका एक प्रमुख व्याख्यान है जो हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। क्या है? देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहली बार नैनो शब्द का प्रयोग नोरियो तानीगुची ने 1974 ईस्वी में किया। 1981 में गॉड बिनिंग तथा हेनरिक रोहर ने मिलकर एक अवलोकन सुरंगन सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1981 में गॉड बिनिंग तथा हेनरिक रोहर ने मिलकर बनाया था। क्या बनाया था? STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। 1985 में गॉड बिनिंग ने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप बनाया। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप मतलब आणविक बल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, मतलब STM दोनों ने मिलकर बनाया, गॉड बिनिंग और हेनरिक रोहर। और ATM जो है आणविक बल सूक्ष्मदर्शी, सिर्फ गॉड बिनिंग ने बनाया 1985 ईस्वी में। STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ATM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, मतलब STM तथा ATM के द्वारा पहली बार किसी पदार्थ के परमाणुविक तथा आणविक स्तर पर देखना संभव हो पाया तथा उनके गुणधर्म का अध्ययन संभव हो पाया। 1986 में हेनरी क्रोटो, रिचर्ड स्माइली तथा रॉबर्ट क्रूल ने तीनों ने मिलकर फ्लेरिन बनाया। फुलेरिन बनाया या खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फुलेरिन किसने बनाया, ये एग्जाम में पूछता है। किसने है? हेनरी क्रोटो, रिचर्ड स्माइली और रॉबर्ट क्रूल। नेक्स्ट, 1986 में एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो तकनीकी को विख्यात किया तथा इन्होंने इंजन ऑफ क्रिएशन की अवधारणा दी। इस मशीन को नैनो असेंबलर मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट, 1991 में सुमियो इजिमा ने नैनो ट्यूब का निर्माण किया। 2004 में एंड्रे जिम तथा नोवोसिलोन ने ग्राफीन का निर्माण किया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ग्राफीन का निर्माण किसने किया, ये एग्जाम में पूछता है। 2004 में एंड्रे जिम तथा नोवोसिलोन ने। 2023 में नोबेल पुरस्कार बवेंडी व लुइस ब्रूस तथा एलेक्सी एक्नोव को क्वांटम डॉट्स के लिए मिला। क्वांटम डॉट्स के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? बवेंडी और लुइस ब्रूस तथा एलेक्सी एक्नोव को। नेक्स्ट है, भारत में पदार्थ विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी के जनक CN राव हैं। CN राव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CN राव। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट, नैनो तकनीकी का उपागम, अप्रोच, अवधारणा जिसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। इसके दो हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन अवधारणा नारियो तानीगुची ने दिया था और बॉटम अप अवधारणा एरिक ड्रेक्सलर ने दिया था। इन्होंने ही इंजन क्रिएशन दिया था, इंजन क्रिएशन की अवधारणा दिया था, एरिक ड्रेक्सलर। इसमें देख लेते हैं टॉप डाउन अवधारणा, यहाँ पर दिया है। इसके अंतर्गत स्थूल संरचनाओं मतलब बड़ी संरचनाओं को लेजर के द्वारा काट छाट कर नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। यह अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है तथा वर्तमान में व्यवहार में है। बॉटम अप अवधारणा एरिक ड्रेक्सलर ने दिया था, उसके बारे में देखते हैं। इस संदर्भ में इन्होंने, एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो असेंबलर मशीन की अवधारणा दी। यह रासायनिक संश्लेषण पर आधारित दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत परमाणुओं तथा अणुओं को व्यवस्थित कर नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इसे आणविक नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं तथा यह अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं है। नैनो पदार्थ कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है फुलेरिन जिसको कार्बन 60 भी बोलते हैं। 60 कार्बन के परमाणु पेंटागन तथा हेक्सागन विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। यह एक फुटबॉल नुमा संरचना होती है जिसका प्रयोग वायुयान, पेसमेकर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। फुलेरिन। ग्राफीन
यह कार्बन के परमाणुओं की एक स्तरीय तथा द्विआयामी संरचना है जिसमें कार्बन के अणु हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग आईसी इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं, जिसे एकीकृत पथ के निर्माण में टीवी, एलईडी, कंप्यूटर डिस्प्ले, सौर पैनल इत्यादि के निर्माण में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब। यह ग्रेफीन की बनी एक नलिकाकार संरचना होती है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत, एल्युमिनियम से 1/10 गुना हल्का, चांदी तथा कॉपर की तुलना में 1000 गुना ज्यादा विद्युत का सुचालक, तापक्रम के वहन की क्षमता 700 से 800 डिग्री 2800 डिग्री सेल्सियस तथा तन्यता के आधार पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब। इसका उपयोग क्या क्या है? ऊर्जा के भंडारण में, सौर पैनल के निर्माण में, चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथा देखते हैं क्वांटम डॉट्स। यह अर्धचालक पदार्थों गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित नैनो संरचनाएं हैं जिन्हें कृत्रिम अणु भी कहते हैं। इनके आकार को नियंत्रित करके प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के अवशोषण तथा उत्सर्जन में सक्षम बनाए जाते हैं। उपयोग क्या क्या है? सौर पैनल, एलईडी में प्रकाश संवेदक के रूप में। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग प्रयोग होता है। कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। पहला है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। नैनो यूरिया चाहे नैनो डीएपी, नैनो डीएपी, इसको क्या बोलते हैं? नैनो डीएपी। नैनो डीएपी का मतलब नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट। नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का स्रोत है जो कृषि के संदर्भ में अत्यंत प्रभावशाली परिणाम देने वाले सिद्ध हुए हैं। इनका छिड़काव पौधों की पत्तियों पर किया जाता है जिससे इनके उपभोग की कुशलता 80 से 85% सामान्य यूरिया से बढ़ जाती है, जो सामान्य यूरिया का होता है 40 से 45%। सामान्य यूरिया पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी को स्वदेशी तकनीक से इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। इफ्को IFFCO, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति। नेक्स्ट है नैनो क्ले, नैनो जियोलाइट। जल धारण क्षमता की दृष्टि से प्रभावशाली है जिसका प्रयोग विशेष रूप से बलुई मिट्टी में कृषि को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है इसके देखते हैं। रोग निदान, डायग्नोसिस में इन साधनों के माध्यम से अत्यंत सीमित नमूने के द्वारा कम समय में अधिक सटीकता के साथ रोगों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में लैब ऑन अ चिप की अवधारणा प्रस्तुत की गई है जो गोल्ड नैनो कणों से बने, गोल्ड मतलब सोने के नैनो कणों से बने बायो सेंसर, जैव सूचक होते हैं, बायो सेंसर होते हैं जो एक साथ कई रोगों का पता लगाने में सक्षम होंगे। इनका प्रयोग करके शरीर के अंदर भी किसी बीमारी के कारण का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है रोग उपचार, मेडिकेशन में नैनो सेंसर के द्वारा शरीर में रोग कारकों फैक्टर्स का पता लगाकर आवश्यक दवाओं को लक्षित कोशिका टारगेटेड सेल तक पहुंचाकर लक्षित चिकित्सा टारगेटेड मेडिकेशन सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे दवाओं के मात्रात्मक उपयोग में कमी, चिकित्सा के प्रभावशीलता में वृद्धि तथा चिकित्सा में लगने वाले समय में कमी तथा चिकित्सा के साइड इफेक्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया में सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब जो ग्रेफीन का बना होता है, फुलेरिन C60 जो होते हैं कार्बन 60, फुलेरिन तथा डेंड्राइमर का प्रयोग किया जाता है तथा इन्हें बायोमिम या नैनो रोबोट भी कहते हैं। इसे कहने का मतलब है इस प्रक्रिया में सीएनटी मतलब कार्बन नैनो ट्यूब जो ग्रेफीन का बना होता है, फुलेरिन तथा डेंड्राइमर का प्रयोग किया जाता है तथा इसे बायोमिम या नैनो रोबोट भी कहते हैं। जीन चिकित्सा भी नैनो चिकित्सा का उदाहरण है। चांदी के नैनो कण से बनी जीवाणु रोधी पट्टियों का उपयोग किया जा रहा है जो किसी घाव पर जीवाणुओं की संक्रमण की आशंका को नगण्य करता है। ऊर्जा के क्षेत्र में देख लेते हैं। सौर पैनल, नैनो कणों के प्रयोग से वर्तमान सिलिकॉन आधारित सौर पैनल के मुकाबले ग्रेफीन या सीएनटी आधारित सौर पैनल की प्रकाश अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ग्रेफीन एक पतली परतनुमा संरचना होती है जो आसानी से कहीं भी लगाई जा सकती है, चिपकाई जा सकती है। यह दृश्य प्रकाश के साथ साथ अवरक्त विकिरण को भी अवशोषित कर सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण में भविष्य में ग्रेफीन का उपयोग किया जाएगा जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ साथ इको फ्रेंडली प्रकृति का होगा। चौथा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उपग्रह यान, अंतरिक्ष यात्रियों के सूट इत्यादि के निर्माण में नैनो सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है।
रक्षा के क्षेत्र में, सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में, उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में, उपभोक्ता उत्पाद, एलईडी, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिस्प्ले इत्यादि के निर्माण में नैनो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग में नैनो फाइबर के उपयोग से धूल रोधी, ताप रोधी, जल रोधी कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग सनस्क्रीन में किया जा रहा है, जो पराबैंगनी किरणों के अवरोधक का काम करता है। सनस्क्रीन TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड सनस्क्रीन में TiO2 का उपयोग किया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, अवरोधक का काम करता है। अवशोषित नहीं करता, अवरोधक का काम करता है। इसकी चिंताएं तथा चुनौतियां देख लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधित नैनो उत्पाद बड़ी तेजी से कोशिका में प्रवेश करते हुए कोशिका के कार्यों को प्रभावित करते हैं। केचुई में एक प्रयोग के द्वारा इसे देखा गया है। पर्यावरण संबंधी नैनो कणों का आसानी से अपघटन नहीं होता, अतः इनके इकट्ठा होने से नैनो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तीसरा है सामाजिक आर्थिक पक्ष। नैनो तकनीकी एक महंगी तकनीकी है तथा इसके द्वारा प्राप्त उत्पाद महंगे मूल्य पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग समाज का एक विशेष वर्ग ही कर पा रहा है, अतः यह सामाजिक खाई को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है ग्रे गू। नैनो संरचनाओं के निर्माण में परिकल्पित नैनो असेंबलर मशीन किसी संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्र करने तथा इसे परमाणविक स्तर पर विखंडित करने में सक्षम होगी। यदि यह मशीन अगर अनियंत्रित हो जाती है अथवा किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के देख लेते हैं। भारत में नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत प्रोफेसर CN राव, पहले भी बताया, प्रोफेसर CN राव को भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। उनका द्वारा 2007 में शुरू किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, अनुसंधान के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा नैनो अनुप्रयोग तथा तकनीकी के विकास केंद्रों की स्थापना करना है। 2014 में इसके द्वितीय चरण की शुरुआत भी कर दी गई है।